हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी हिंदी की तीसरी क्लास है। लास्ट क्लास में हमने वर्णमाला को डिस्कस किया था और आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा संज्ञा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, पहले हम संज्ञा की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें भाव और जोड़ लीजिएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो मूलतः संज्ञा के 3 भेद हैं और सामान्यतः संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आपकी संज्ञा 5 हो गई। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इन संज्ञाओं को हम विस्तार में से पढ़ेंगे। पहली आपकी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बताती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। इसमें आप याद रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होती है, सदैव एक वचन होगी, सदैव एक वचन, और ये दुनिया में विशेष होगी या अकेली होगी। दुनिया में विशेष। तो विशेष किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम ले दें हम, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो यह दृश्य होगी, सदैव एक वचन में होगी। जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम लें, राम, श्याम, राधा, मोहन आदि। किसी नेता का नाम लें, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। किसी विशेष व्यक्ति का हमने नाम ले दिया तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। परीक्षा में आपको ये छांटने के लिए आती है। संज्ञा तो सभी को पता होती है, किसी का नाम संज्ञा कहलाता है, लेकिन ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है ये आप पूछा जाता है। जैसे हम देशों के नाम इसमें रख सकते हैं: भारत, चीन, अमेरिका, जापान। किसी विशेष देश का नाम हमने ले दिया तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और हमने किसी नदी का नाम, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, राप्ती, ऐसे ही हमने किसी नदी का नाम ले दिया तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। किसी शहर का नाम हम ले देंगे तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। किसी राज्य का नाम ले दें, किसी विशेष राज्य का नाम ले दें तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। शहरों के नाम में आगरा, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली आदि। ऐसे ही किसी शहर का नाम ले दें तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। हम किसी त्योहार का नाम लें, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। समाचार पत्रों के नाम: अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। सोमवार, बुधवार, दिनों के नाम, महीनों के नाम, हिंदी में महीनों के नाम चैत्र कह दें हम, तो वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे सूरज, चंद्रमा, ये दुनिया में एक ही है। इसरो, नासा। इस तरह हम किसी विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति का नाम ले दें तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगला है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। तो वह संज्ञा जिससे पूरी जाति का बोध हो तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें एक वर्ड और जोड़ लीजिए: पूरी जाति या उपजाति का बोध हो। उपजाति भी ऐड होगी, अभी बताएंगे उपजाति कैसे होगी। जातिवाचक संज्ञा होती है, ये भी दृश्य होती है और इसके बहुवचन बन सकते हैं, बहुवचन बन सकते हैं।
और जिसके जैसे बहुत सारे हों, जिसके जैसे बहुत सारे हों तो वह जातिवाचक संज्ञा में आएगी। जिसके जैसे और हों, जिसके जैसे और हों वह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो संपूर्ण जाति का बोध हो, एक शब्द से ही हमें पूरी संपूर्ण जाति का बोध प्रतीत हो या हमें पता चले। एक शब्द हमने जैसे बोल दिया नदी, तो नदियां संसार में बहुत सारी नदियां हैं, तो हमने किसी विशेष नदी का नाम नहीं लिया, हमने शब्द कह दिया नदी। तो संपूर्ण नदी जाति का बोध हो रहा है तो यह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। हमने कह दिया जानवर, तो हमने किसी विशेष जानवर का नाम नहीं लिया तो वह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर हम जानवर का भी जैसे हम कहते हैं कुत्ता नाम ले तो इससे किसी विशेष कुत्ते का नाम नहीं लिया बल्कि हमने कह दिया कुत्ता, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। हम कहते हैं गाय तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा, और काली गाय कहते हैं तो ये उपजाति हो जाती है। जैसे काली गाय बहुत सारी है, एक ही काली गाय नहीं होती, संपूर्ण काली गाय वाली प्रजाति का बोध करा रही है तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे हम कहते हैं एलजी का फ्रिज, तो एलजी के फ्रिज बहुत सारे होते हैं तो ये उपजाति में आ जाता है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेखक, अध्यापक, मंत्री, किसी विशेष मंत्री का नाम नहीं ले रहे हम, अगर हम नाम ले देते तो क्या हो जाता, जातिवाचक संज्ञा में। वकील, आम, चावल, लड़का, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। प्राकृतिक आपदा को जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी आदि। अगर हम कह दें पर्वत, आप यहां से समझें पर्वत, तो पर्वत कैसा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। अगर हम इसी पर्वत का नाम ले दें कि हिमालय पर्वत या कैलाश पर्वत, कैलाश, तो ये किसी विशेष पर्वतों के नाम हमने ले दिए, ये इकलौते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और हमने पर्वत कह दिया तो ये संपूर्ण पर्वत जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो आप समझ गए होंगे जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाती हो। तो जिन संज्ञाओं से भाव का बोध हो, गुण का बोध हो, दोष, अवस्था आदि का बोध हो, तो वह भाववाचक संज्ञा में आएंगी। भाववाचक संज्ञा ध्यान रखेंगे अदृश्य होती है, इसे हम स्पर्श नहीं कर सकते और एक वचन में होगी। आप जब इनके उदाहरण देखेंगे तब आपको पता चलेगा ये एक वचन में होगी, अदृश्य होगी, इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। अब जैसे भाव में ये शब्द लिखे हुए हैं, भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि भाववाचक संज्ञा में आएंगे। तो भाव जैसे खुशी, दुखी, ये मन के भाव हैं, उदासी। गुण में हम लिख दें ईमानदारी, दोष में यहीं से बन जाएगा बेईमानी, तो ये भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अवस्था का बोध कराएं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, यौवन, ये अवस्थाएं हैं, तो ये सब भाववाचक संज्ञा में आएंगे। भाव को समझ गए, गुण समझ गए, दोष और अवस्था। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं मिठास, नम्रता, पशुता, मित्रता, मनुष्यता, घृणा, सुंदरता, भलाई, बुराई, अच्छाई, बुढ़ापा, यौवन, लंबाई, बचपन, भूख, प्रेम। इन सबको हम देख सकते हैं क्या, नहीं, महसूस कर सकते हैं केवल, क्रोध आदि। तो भाववाचक संज्ञा को स्पर्श नहीं किया जा सकता, ये केवल महसूस की जा सकती है। तो भाववाचक संज्ञा आपकी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। हम दो शब्दों में कंफ्यूज होते हैं, द्रव्य और द्रव। तो द्रव्य है पदार्थ, द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, और पदार्थ की ही एक अवस्था है, उसे कहते हैं लिक्विड। तो पदार्थ के तीन भेद हैं या द्रव्य के तीन भेद हैं, ठोस, द्रव, गैस।
तरल की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इनके नाम आ जाए तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। वे संज्ञा जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। इनमें धातुएं एवं खनिजों के नाम आएंगे, जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा, तांबा। खाद्य पदार्थों के नाम आएंगे, दूध, पानी, घी, तेल, ये लिक्विड फॉर्म में है। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उनके नाम आएंगे तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। इन्हें हम माप व तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। इन्हें मापा व तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। अगला है आपका समूहवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं, प्राणियों के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम से ही आपके प्रतीत हो रहा है समूहवाचक संज्ञा। तो समूह से यानी कि एक शब्द से हमें पूरे समूह का बोध होगा। एक शब्द लिखा होगा उससे हमें लगेगा यहाँ पूरा समूह है। तो ऐसे शब्द या ऐसी संज्ञाएं समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। इनमें व्यक्तियों का समूह जैसे परिवार, टीम, समिति, संसद, संघ, सेना, झुंड, कक्षा, सभा, मंडली, भीड़, जत्था। अब जैसे भीड़ शब्द बोल दिया तो हमें लगेगा बहुत सारे व्यक्तियों का समूह है। कक्षा बोल दिया, बहुत सारे छात्रों का समूह है, छात्रों का समूह। तो ये समूहवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे सेना, सेना किसे कहेंगे? सैनिकों का समूह, सैनिकों का समूह। जत्था, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, बहुत सारे लोगों का समूह होगा। वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, कुंज, ढेर, श्रृंखला। वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, कुंज, ढेर, श्रृंखला, श्रृंखला, ऐसे ये सब समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। तो ऐसे शब्द या ऐसी संज्ञा जिनसे समूह का बोध हो समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ये परीक्षा में आ जाते हैं आपके कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से होता है, इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है: विशेषण से, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, अव्यय से। तो विशेषण को समझ लेते हैं पहले। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, यानी कि किसी की विशेषता बता रहे हो तो वह विशेषण कहलाएंगे। क्रिया, तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का बोध हो क्रिया कहलाएगी। जातिवाचक संज्ञा भी आपने पढ़ा था कि जिन शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध हो जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये सर्वनाम पढ़ाएंगे तो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमने लिख दिया राम, तो ये क्या हो गया? राम किसी का नाम है तो ये संज्ञा हो गई, और इसकी जगह हम कह देते तुम, तो ये क्या हो जाता? सर्वनाम। तो तुम, मैं, आप, ये सब क्या है? सर्वनाम। वह। अब अगला है अव्यय। अब यहां से देखेंगे आ माने नहीं, अव्यय माने खर्च। अब यहां पर इसका अर्थ होता है जो कभी खर्च ना हो, यानी कि जो कभी बदले नहीं। तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक के अनुसार कभी बदलते नहीं हैं वो अव्यय कहलाते हैं। तो इनके आधार पर भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। चलिए समझते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब कुटिल जो शब्द है वो विशेषण है। जैसे राम बहुत कुटिल है, तो यहाँ पर राम की विशेषता क्या हो गई? कुटिल, और कुटिल से बन जाता है कुटिलता, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। सरल से सरलता, अमीर से अमीरी, ऊंचा से ऊंचाई, गरीब से गरीबी, बड़ा से बड़प्पन,
भला से भलाई, तो ये विशेषण से क्या बन गए, भाववाचक संज्ञा। जैसे वीर, तो वीर क्या है, विशेषण, वीर से बन गया वीरता। ऐसे ही शांत, वह बहुत शांत है, और शांत से बन गया शांति। तो शांति जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। विद्वान, विद्वान एक क्वालिटी हो गई, विशेषता हो गई, और यहां से बन जाएगा विद्वता, विद्वता। ऐसे ही भूखा, रमन बहुत भूखा है, तो ये विशेषता हो गई, और यहां पर भूख भाववाचक संज्ञा हो गई। पीला, पीला एक विशेषण है, और इससे बन जाएगी भाववाचक संज्ञा पीलापन। इस तरह आप बनाकर देखिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता सभी विशेषण भाववाचक संज्ञा बन जाएं। अगला, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अभी हमने समझा था जातिवाचक संज्ञा को कि वे शब्द या वे संज्ञा जिनसे संपूर्ण जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। अब इंसान, इंसान से इंसान की पूरी जाति का बोध होता है, इससे शब्द बनेगा इंसानियत, और ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। आदमी से आदमियत या पुरुष से पुरुषत्व, माता से मातृत्व, पिता से पितृत्व, घर से घरेलू, डाकू से डकैती, शिशु से शैशव, ये जातिवाचक संज्ञा से बन गए आपके भाववाचक संज्ञा। ठग से ठगी, इसी तरह बनेंगे, ठग से ठगी। नेता, नेता कैसा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा, किसी विशेष नेता का नाम नहीं लिया हमने, तो नेता से भाववाचक संज्ञा बन गई नेतृत्व। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया हमने पढ़ा था जिससे किसी कार्य करने का बोध हो, जिन शब्दों से किसी कार्य करने का बोध हो या कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्रिया कहलाता है। जैसे उड़ना, बनना, उभरना, गड़गड़ाना, तो ना जरूर जुड़ा हुआ क्रिया में। मिलना, तो मूल धातु से बनती है क्रिया, ना जुड़कर। सोचना, खेलना, तो इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, उड़ना से उड़ान, बनना से बनावट, उभरना से उभार, गड़गड़ाना से गड़गड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट, मिलना से मिलावट, दौड़ना से दौड़, दौड़ को क्या हम देख सकते हैं, ये भाववाचक संज्ञा में आएगी। सोचना से सोच, खेलना से खेल। ऐसे ही हम बना दें गाना, गाना एक क्रिया है, गाना से बन जाएगी भाववाचक संज्ञा गान। चमकना, चमकना एक क्रिया है, चमकना से बन गया आपका चमक। जागना, जागना से क्या बनेगा आप बताइए, जागना से आपका बनेगा जागरण। थकना से, थकना से थकावट, थकावट। तो आपकी ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है आप सीख गए होंगे। उड़ना से उड़ाना से उड़ान, बनना से बनावट, उभरना से उभार, गाना से गान, चमकना से चमक, जागना से जागरण। यह क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। अब अव्यय से, यानी कि जो वे शब्द जो बदलते नहीं अविकारी होते हैं, तो अविकारी शब्द हैं अव्यय जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार नहीं बदलते हों। अधिक, अधिक की जगह कभी आपने लिखा देखा अधिकों या अधिका, निकट, निकटों लिखा हो, ये बदलता नहीं है कभी, चाहे वो लिंग हो यानी पुरुष हो या स्त्री हो, सभी अगर वहां पर एक वाक्य हमने बनाया तो उसमें निकट का निकट ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो समीप का समीप रहेगा, मना, बहुत, हा। तो इनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह होता है आइए देखते हैं। अधिक से अधिकता, निकट से निकटता, समीप से समीप्य, सामीप्य, मना से मनाही, बहुत से बहुतायत, हाहा से हाहाकार। तो अविकारी शब्द समझ गए, अव्यय समझ गए, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह होता है। तो संज्ञा की क्लास में आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें।
और आपको यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम सर्वनाम को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।